Hello students. So today's orientation program for CSAT 2027 फाउंडेशन. अब हम देख तो पहले समझ चुके हैं कि किस तरह का पेपर अभी सीसैट में जा रहा है और मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, इस पे कई बार बच्चों को बता चुका हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि अब हर साल जीएस का जो भी आप पेपर देख रहे हो, इस बार जीएस का पेपर एक्सट्रीम टफ था. बट इवन your GS paper was, GS paper was so tough, extremely tough. So many students could fetch, so many students could get more than 70 plus, 80 plus and 90 plus marks. लेकिन फिर से जब आपने आंसर की देखा, चेक किया, तो आपको पता चल गया ना कि सीसैट का जो फेलियर रेट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और इस साल भी इतना जीएस मुश्किल होने के बाद भी फेलियर आपको कहाँ मिल रहा है? सीसैट में ही. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब भी अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट यहाँ सीसैट में थोड़ा सा भी सोचने के लिए विवश है, थोड़ा सोच रहा है कि वो क्या करे, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है. और अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को, मैंने बच्चों को, सबको बता रखा है कि किसी भी हाल में लास्ट मोमेंट पे कोई एंटरटेनमेंट की नहीं हो पाएगा. इसका रीजन ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे बच्चे आते हैं और बहुत स्पीड में सर ये करा दो, वो करा दो, और उतने कम समय में जो चीजें होती है ना, पूरा का पूरा सॉल्व, आपको पूरा का पूरा सिलेबस को करवाना, मतलब जो सिलेबस का हिस्सा है इस पूरे यूपीएससी सीसैट का 2011 से, वो पूरा करवा पाना बहुत मुश्किल काम होता है. तो पूरी तरह से हम मेंटल फ्रेम में आ चुके हैं कि हम लोगों को यहाँ पे सीसैट लास्ट मोमेंट पे करना है और इस मेंटल फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा. सीधी सी बात है. इस बार का पेपर आज अभी जो मैं वो एनालिसिस लेकर आया हूं, और ये जो एनालिसिस है आप देखोगे ना, इस पूरे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या चीजें समझेंगे. पहले तो मैं आपको एनालिसिस कराने जा रहा हूं बेटा, कि हम लोगों को इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम के किस पार्ट से पूछा गया है क्वेश्चन, और ये क्या पहले जो सिलेबस हुआ करता था. जैसा कि आप लोगों को पहले अपने बारे में मैं बता दूं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, मैं कुमार अभिषेक 2010 से सीसैट को पढ़ा रहा हूं. इनफैक्ट उससे पहले से 2006 से मैं पढ़ा रहा हूं. टोटल एक्सपीरियंस अब 20 प्लस जा रहा है मेरा. ठीक है, लेकिन 2010 पहला एग्जाम 2011 में हुआ था, जिसमें आप देखोगे सीसैट 2010 से ही मैंने पढ़ाया है. तो मुझे बेसिकली पूरा का पूरा ये पैटर्न, जिस तरीके से चीजें आई है सीसैट में, इवॉल्व हुई है, जिस तरीके से बदलाव हुआ है, कहाँ कब पहले सीसैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, उसके बाद फिर वो सीसैट हो गया क्वालिफाइंग पेपर. तो ये सारी चीजें मैंने देखी है ओवर द ईयर्स. देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा मैंने बोला है बच्चों को, मैं कभी भी हमें ये चीज बच्चों को बोलता ही नहीं हूं कि ये वाला पार्ट पढ़ लो, ये वाला पार्ट पढ़ लो और पास हो जाओगे. हमेशा मैंने बच्चों को यही बोला है कि यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड. जाओ मेरे किसी भी वीडियोस को देख लो बेटा, किसी भी आप किसी भी मेरे रील को देख लो, आप किसी भी मेरी क्लास में जाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी, हर जगह देखोगे यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड. मैंने साफ साफ बोला है. और अगर यूपीएससी ने कैट जैसा आपको कॉन्ट्स दे दिया, कैट जैसा आपको एप्टीट्यूड दे दिया, तो 33% मार्क्स भी अचीव करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. तो ये चीजें मैं बता चुका हूं और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता चुका हूं. अब भी अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें, अभी थोड़ी दिनों तक क्या होता है ना, थोड़ी दिनों तक डरे रहेंगे बच्चे कि सीसैट में फेल हो गए, फिर से करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे, एक आध दिन, 2 4 10 दिन के बाद फिर भूल जाएंगे. अरे जीएस का बहुत है, पहले कर लेते हैं, फिर सीसैट ज्वाइन करेंगे. वो करते 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 फिर से वही टाइम आ जाएगा और फिर वही सारी चीजें होंगी. तो ऐसा नहीं है. मैं आपको कंटिन्यूअसली याद दिलाता रहूंगा कि क्या हुआ है आपके साथ, और आपको थोड़ा सा ये ट्रस्ट करना पड़ेगा. ट्रस्ट तो वैसे भी मुझे, मैं आपको, अगर आप जानते हैं मुझे तो अच्छी बात है, नहीं तो गूगल पे सर्च करिए. गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरा नाम दिखेगा. जैसे ही आप सर्च करोगे ना, इंडियाज बेस्ट सीसैट टीचर, तो देखो क्या नाम आया है, कुमार अभिषेक, फाउंडर ऑफ कुमार मैथमेटिक्स. ठीक है, मेरा ही नाम आ रहा है ना. तो इसका मतलब कुछ तो बच्चों का ट्रस्ट है ना, यहाँ पे मेरे ऊपर ट्रस्ट है बच्चों का. बच्चे समझते हैं कि सर यहाँ पे एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, और इसीलिए यूपीएससी में, चाहे वो सीसैट हो या सीडीएस हो और बाकी जो भी एग्जाम्स में तैयारी करवाता आ रहा हूं, मैं पढ़ाता आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी को लेकर जो मैं आपको बोलूंगा ना, तो मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं जो आपको उस एनालिसिस को बहुत इजीली आपके सामने रख पाएंगे, आपके
से चीज मतलब चीज़ों को उस तरीके से रख पाएंगे जो आपको जानना चाहिए। हाँ, तो मैंने जिया है उस चीज़ को, ठीक है। चलो बेटा अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब यहाँ पे जो एनालिसिस है हम उस पे आते हैं, ठीक है। और एनालिसिस में मैंने इस बार यूपीएससी 2026 का जो पेपर है सीसैट का, इसका एनालिसिस किया। क्या आया निकल के, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, ठीक है। पेपर 2 यूपीएससी सीसैट, ठीक है, 2026 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई था, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था, और ये हाई ऐसा वैसा नहीं था, ये कैट जैसा पेपर दिख रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैट जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे परेशान हो गए कि हाँ सर इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी तो आया था। हाँ बिल्कुल आया था, तो ये कोई नई बात नहीं थी। ये 2011 में जो आपका सीसेट हुआ था, 2010 से ही आपके सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, राइट। तो वो आना बंद हो गया था, अब उन्होंने फिर से शुरू कर दिया, तो इसमें घबराने वाली बात तो कोई है नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ये वही बताएगा जो मेरे साथ उस समय से पढ़ा रहा है सीसेट। और वो है कि पहले डिसीजन मेकिंग भी आया करता था, और डिसीजन मेकिंग भी हमारा हिस्सा होता है। मतलब अभी तो चलो मैं अभी बता रहा हूं क्या क्या आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूं। डिसीजन मेकिंग भी पहले आता था, समझना बेटा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आता था। अब डिसीजन मेकिंग में क्या होता था पता है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते थे ना, वो आ रहे हैं तो आपके 2.5 मार्क्स मिलते थे सही होने पे। जब करेक्ट होता था तो यू यूज टू गेट 2.5 मार्क्स, और जब गलत होता था तो यू लूज 1/3 मार्क्स, राइट। 0.83 मार्क्स आप लूज कर जाते थे। लेकिन डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं होता था। डिसीजन मेकिंग में क्या होता था कि उन्होंने, यूपीएससी ने आंसर को इस तरह से रखा था कि अगर यूपीएससी के थॉट के साथ अलाइन कर रहा है आपका आंसर, तो सबसे पहला आंसर उसको 2.5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जिसका आंसर होगा, क्योंकि वहाँ वहाँ जो रीजन हो सकता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उनका जो एनालिसिस हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, तो उसके बाद जो आंसर होगा उसको 2 मार्क्स मिलेगा। मतलब मार्क्स अलग अलग जो क्राइटेरिया था मार्क्स का, वहां डिडक्शन नहीं था मार्क्स का, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिसीजन मेकिंग का, तो यूपीएससी इस तरह का फॉर्मूला यूज करे, तो घबराना मत, परेशान मत होना कि नई चीज यूपीएससी ने दे दी है। कोई नई चीज नहीं दी है। अब मैं तुम लोगों को सारी बातें बताता जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वो जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझो, डिसीजन मेकिंग भी आ सकता है। आज तो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स तो एंटर करा ही दिया ना, तो ये भी अगर एंटर कर जाए और इस तरह से अगर आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं अभी बाकी सारी बातें तुम्हें बताता हूं, लेकिन अब ये जो एनालिसिस होता है यूपीएससी सीसैट 2026 का, एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मैथ्स का मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। मैथ्स का अब पहला जो सेक्शन है वो मैथ्स से आया, ठीक है। मैथ्स का मॉडरेट टू टफ आया है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कितने क्वेश्चंस आए हैं बेटा, तो इसमें 30 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको रीजनिंग और मैथ्स के दोनों पार्ट में माना जा सकता है, तो मैंने मैथ्स में उठा लिया है इसको, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के, केवल मैथ्स के 30 क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स के साथ आप 5-6 क्वेश्चन करने के बाद, 7 क्वेश्चन करने के बाद, मैथ्स करने के लिए आपको पूरे के पूरे साल भर पढ़ने की जरूरत है। आप ऐसे नहीं रैंडम पढ़ सकते हो, ठीक है। रैंडम करना बहुत मुश्किल है। तो बी ऑलवेज क्लियर अबाउट इट, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपको रीजनिंग से क्वेश्चन आया है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग से। तो जो रीजनिंग का क्वेश्चन था बेटा, रीजनिंग का, वो लगभग आपको 12 क्वेश्चंस के आसपास आता है, ठीक है, 12 क्वेश्चंस, ठीक। डिफिकल्टी लेवल ये भी बहुत अच्छा था, मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट मतलब मैं यहां पे लिख दूं मॉडरेट, और आपको क्वेश्चन कितने थे, 12 क्वेश्चंस थे,
12 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, फिर रीडिंग को यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हुए हैं। डेटा सफिशिएंसी के कितने क्वेश्चंस दिया है इन्होंने, तो डेटा सफिशिएंसी क्या, जो मॉडरेट टू हाई, ठीक है, इजी भी था, बहुत इजी नहीं, मॉडरेट टू हाई बहुत इजी नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट टू हाई, और डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस थे। तो अगर तुम, और पांचों क्वेश्चन जो डेटा सफिशिएंसी का था ना बेटा, वो पांचों क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम तुम देखे होगे कि ये मैथ्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। डेटा सफिशिएंसी में भी मैथ्स पार्ट से क्वेश्चन था। तो अगर हम ठीक से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना, अगर ये वाला ठीक से देखोगे तो मैथ्स का और डेटा सफिशिएंसी दोनों मिला के टोटल 35 क्वेश्चंस हो गए, मतलब 30 मैथ्स का और 5 क्वेश्चन इसका, तो 35 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है बेटा, 35 क्वेश्चंस। तो एकदम ध्यान रखना इसको, ये दोनों मिला के 35 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के 35 क्वेश्चंस और 12 क्वेश्चंस हो गया रीजनिंग का। तो टोटल अगर मैं देखूं तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके करेंगे। फिर यहाँ पे आता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, रीजनिंग में भी मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के अलग से क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। तो क्रिटिकल रीजनिंग मतलब लॉजिकल तो ठीक है, क्रिटिकल एनालिटिकल जिसको आप कह सकते हैं, तो वो थोड़ा टफ है, इसीलिए मैंने मॉडरेट टू टफ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हर तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एज इट इज 27 क्वेश्चन आया है बेटा, 27 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। अच्छा, अब जो बच गया, जैसे तो अब आपको जो बच गया है वो आया है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स से, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स से, इंटरपर्सनल, अच्छा स्किल्स से, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इससे आया है आपको, अच्छा पेपर था इसमें, तो इससे आपको क्वेश्चंस आया है जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, मतलब आप ऐड कर लो कितना हो गया, 35 और 12 हो गए, 35 और 12 आपको हो गया 47, 47, ठीक है। और 35 12 47, ठीक है। 47 के बाद 27 क्वेश्चन ना, ठीक है, 27 क्वेश्चन, तो आपको 6 क्वेश्चन फिर आया है, ठीक है। तो आपको टोटल हो गया 74 इधर, तो 6 क्वेश्चंस। हाँ, ये है बेटा आपका पूरा का पूरा एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिंपली आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूं कि हुआ क्या है। इसी में एक क्वेश्चन आप डेटा इंटरप्रिटेशन से देखो, यहाँ पे सिलेबस में डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आया है, लेकिन मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन का वो वाला पार्ट किस में उठा लिया, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट है ना, मैंने मैथ्स में ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया और मैथ्स था, तो मैंने ज़्यादा उसको अलग अलग नहीं किया, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं किया। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का नहीं आया है, अगली बार आ जाए, मैंने बता दिया ना डिसीजन मेकिंग में कैसे क्वेश्चंस आता है, तो हो सकता है तो अगली बार आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपको लग रहा था चूंकि 7-8 सालों से नहीं आ रहा था ना, तो मैं बार बार बोलता हूँ, सभी को बोलता रह गया कि देखो बेटा, आप यूपीएससी ना मेंटेन करेगी स्टैंडर्ड को, यूपीएससी अपने हिसाब से पैटर्न को चेंज करती है, बट ठीक है, अब बच्चे तो समझते नहीं है, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा समझा ही पाऊं, ठीक है, ताकि आप तैयारी करो, क्योंकि भाई ऐसा है, जीएस में कितनी भी पढ़ाई कर लो, सीसेट ने हटा दिया तो हट गए ना, कौन बचाने जा रहा है, जीएस का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जीएस का, ठीक है। तो जीएस में जितनी पढ़ाई करते हो, थोड़ी सी अगर पूरे साल सीसेट में डाल दोगे तो फेल नहीं करोगे, है ना। 35 क्वेश्चंस। तो अब देखो, मैथ्स और डेटा सफिशिएंसी मिला के 35 क्वेश्चंस था, ठीक है, रीजनिंग मिला के 12 क्वेश्चंस हो गए, ठीक। तो अब मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 47 क्वेश्चंस था, ठीक है, 47 क्वेश्चन था, मैथ्स रीजनिंग मिला के, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंसी इसी में डाल दिया मैंने। तो पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही होता था ना, 53 क्वेश्चंस मेनली, पिछले साल को हटा दिया जाए तो 53 क्वेश्चंस हुआ करता था आपको मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन से, और बाकी बचा हुआ 27 होता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कम नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैथ्स और रीजनिंग को मिला के थोड़ा कम कर दिया, और नए यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स डाल दिया बीच में, ठीक है, इन्होंने ये डाल दिया इसमें बीच में,
बस इतना ही किया है, वहां से 6 क्वेश्चन कम करके इसमें डाल दिया। तो अब आप ये तैयार हो जाओ कि ये नहीं बोल सकते हो नेक्स्ट टाइम अगर उनको उनकी मर्जी होगी कि वो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन दे देंगे मैथ्स से तो देंगे ही, याद रखना मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम का, लॉजिकल रीजनिंग, तो वो देंगे। अगर इससे थोड़ा सा कम कर दिया ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी क्या है, ये भी एनालिसिस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ लोग ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, कई बार मैंने बच्चों के मुंह से सुनता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे यहाँ पे, मतलब जो यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे कि तो और कोई कहता है कि ये तो इंग्लिश है। अरे भाई मैं सवाल बार बार पूछता हूँ, अगर ये इंग्लिश है तो ये हिंदी में क्यों होता है वहां पे क्वेश्चन एग्जाम में? ऑब्वियस सी बात है, ये कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। तो जब तक आपका रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होगा, क्रिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन जो आप पढ़ते हो उसमें कॉज एंड इफेक्ट, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस एंड कंक्लूजन्स, ये सारी चीजें अगर नहीं ठीक होंगी ना, तब तक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे तरीके से, इम्प्लीकेशंस, ये सारी चीजें आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार जो क्वेश्चन था, अगर किसी ने सही ढंग से मैथ्स और रीजनिंग को टैकल किया होगा तो शायद उसको ज्यादा आसान लगा होगा। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी ठीक था, मतलब अप्रोच सही रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं मॉडरेट मान के चलूंगा, थोड़ा मॉडरेट से हाई लेवल मान के चलूंगा, बहुत हाई नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट से मॉडरेट टू हाई रहा है, ठीक है बेटा। ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो इस बार आपके एग्जाम का है, ठीक। अच्छा, अब आपको मैं पहले ये सिंपली दिखा दूं कि जो सिलेबस है, आप सिलेबस क्या पढ़ना होता है आपको, ठीक है। एक सेकेंड, सिलेबस पहले एक बार आप समझ लो, आपको सिलेबस क्या पढ़ना होता है, ठीक है। जो नए बच्चे हो उनको तो स्ट्रक्चर पता ही है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में आपको जीएस और मेंस होता है। जो नए बच्चे उनको नहीं पता है तो देख लो, जो पुराने बच्चे हो उनको पता ही है, प्रीलिम्स होता है जिसमें जीएस और सीसैट होता है। यहीं पे बच्चे सीसैट में फेल हो रहे हैं। फिर ये ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव पेपर, और फिर आप मेंस में एंटर करते हो, फिर आप इंटरव्यू में। तो खैर नए वाले बच्चों के लिए है ये सब। तुमको यहाँ पे एक बेसिक सा ये तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, तुम्हें अगर चाहिए होगा। जिन बच्चों को इसके रिगार्डिंग पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे पिन कर देना कमेंट में, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे हाई कर देना। अच्छा, अब तक जो पेपर में आ रहा था ट्रेंड ना, वो हम ये फॉलो कर रहे थे, नंबर सिस्टम, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, डेटा सफिशिएंसी। ये आप देख रहे हो ना, यूपीएससी कभी भी आपको क्या करती है ना, शॉक्स दे देती है, सरप्राइजेस दे देती है, ठीक है। देखो बेटा, सिलेबस आपका तो ये है। मैं पिछले मतलब तकरीबन 8 सालों से बच्चों को ये दिखा रहा हूँ कि ये है आपका सिलेबस, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग, मतलब डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन भी। मैं तो पढ़ाता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत लोग शायद नहीं भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेसिक न्यूमेरेसी एंड नंबर्स एंड देयर रिलेशंस एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यही होता है रिलेशन, आपको लिखा होता है आपके सिलेबस में। यूपीएससी में आप देखोगे ना, सीसैट में यही लिखा होता है। इसका मतलब होता है मैथ्स, पूरा मैथ्स। कल को पता नहीं कौन जानता है, कल को इसी के अंदर आपको एडवांस्ड मैथ्स की एंट्री आ जाए, मेंसुरेशन देना शुरू कर दे, ज्योमेट्री देना शुरू कर दे, पता चला ट्रिग्नोमेट्री देना शुरू कर दे, अलजेब्रा देना शुरू कर दे। अलजेब्रा तो देख ही लिया ना, अलजेब्रा की एंट्री हो गई है ना नंबर सिस्टम के बहाने। तो उसी तरह से आपको जब वो एंटर कर गया ना तो जान निकाल देगा। पहले दिया जाता था, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी दिए जाते थे एग्जाम्स में, टफ क्वेश्चंस होते थे प्रोबेबिलिटी के, और हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिग्नोमेट्री से दिया जाता था। तो कभी भी एंट्री हो जाएगी, अब थोड़ा सा तैयार रहो। डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कॉम्प्रिहेंशन और इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये पहली बार नहीं बनाया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। ये बहुत दिनों से मैं इसी को यूज कर रहा हूं। मैं अब तो आपको हिसाब सा बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं सबको ये, लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे हैं। आज समझ लो, ठीक है। अगली बार अगर अब भी नहीं समझे, ठीक है, वैसे तो दूसरों की गलती से सीख लेना सबसे बड़ी बात होती, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान होगा जो दूसरों की गलती से सीख लेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मान लो इंटेलिजेंट उसको भी कह सकते हैं जो कम से कम एक बार गलती करे, या 2 बार भी हो सकता है गलती करे तो सीखने की कोशिश कर रहा हो, और जो बार बार करता ही जा रहा हो, ठीक है, इसका मतलब वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, वो है नहीं इंटेलिजेंट, ठीक है। चलो अब जैसे आ जाओ यहाँ पे कि एक बार न्यूमेरेसी में मैं तुमको हल्का सिलेबस का आइडिया दे दूं, बेसिक न्यूमेरेसी में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम है, और यही तुमको जो सिलेबस होता है ना, यही सिलेबस मैं यूपीएससी का
डिफरेंट एग्जाम पढ़ाता हूँ, CDS को पढ़ाता आ रहा हूँ, CSAT के अलावा CAPF। तुमको ये कहीं भी तुम देखो किसी भी एग्जाम में ये अगर अलग आ जाए तो बताना। ये लेवल वाइज कैट में क्या होता है, कैट में जो हम लोग कैट में GMAT में पढ़ाते हैं वो क्या होता है, SSC CGL के बच्चे जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, यही तो होता है, कोई दूसरा चीज थोड़ी होता है। ठीक है, तो यही नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज। ठीक है, चलो नंबर सीरीज तो रीजनिंग में भी दे सकते हो, SCF एंड LCM, फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, पार्टनरशिप एंड शेयर, चेन रूल, टाइम वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया मैथ्स का। और ये मैथ्स का एक पार्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, क्लॉक्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ये आपको क्लासिफाई किया गया है चैप्टर, इसीलिए एक चैप्टर से कई क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे आपको छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ट्स एंड ग्राफ्स, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, इसमें होता ही होता है। ठीक, इसको आप अलग मान के चल रहे हैं, राइट। अब मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, एग्जाम का जो क्वेश्चन करवाऊंगा, वो देखना कितना मजेदार होगा, कितना फटाफट क्वेश्चन होगा सॉल्व। और लग रहा था एग्जाम में कितना मुश्किल लग रहा था, और अभी देखना कैसे फटाफट होगा। बस 2 मिनट और रुक जाओ और इसको एक बार ठीक से देख लो, और फिर देखना मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ 2026 वाला पेपर का। तो डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये मैं PDF दे दूंगा, इसको अच्छे से देख लेना। मैं हमेशा से ये लिख के रखा हूँ, आज पहली बार नहीं है, मैंने बार बार बोला है, ये पहली बार का नहीं है। पिछले 8 सालों से सेम PDF यूज कर रहा हूं मैं, PPT यूज कर रहा हूं, सब में ये पूरा सिलेबस में लिख के रखा है मैंने। ठीक है, तो ये चीज तुमको देखना पड़ेगा। ठीक, यही आपका ये आप रीजनिंग का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, ये आप रीजनिंग का सिलेबस देखोगे। ठीक है, ये आपको लॉजिकल रीजनिंग का, और फिर ये एनालिटिकल रीजनिंग का है ना, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि क्रिटिकल जब रीजनिंग की बात आती है ना, तो एनालिटिकल रीजनिंग भी हमको करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छा करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है, और डिसीजन मेकिंग भी अच्छा करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बाकी ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो। लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, जनरल मेंटल एबिलिटी, आपको मैं ये दे दूंगा, सीरीज, क्लासिफिकेशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, puzzles and problem solving, syllogism, cubes and dice, counting of figures, non-verbal reasoning and calendars। ठीक है, ये है आपका प्रॉपर सिलेबस। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप चीज़ों को जब आगे लेकर जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो मैंने सारी चीज़ें आपको बना दी है, आपको खुद से बस PDF ले लेना मुझसे और देखना कैसे है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, केस स्टडीज होते हैं, डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो इस तरह से आपको ओवर द ईयर क्या सारी चीजें होती है देख लो। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आप देख रहे हो 2011 से मैंने पूरा का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको बना दिया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते थे। कॉम्प्रिहेंशन से 36, क्वांट से पूछा जाता था 17, और यहाँ पे आपको LR और DS से पूछा जाता था 27। फिर धीरे धीरे क्वांट्स का नंबर बढ़ गया। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। मैं अगर इसमें ये सब बताने लगूंगा तो बेवजह बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपको क्वेश्चंस दिखाऊं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जा सकता है फटाफट, तो बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए बेटा, ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, बाकी ये रहा, ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप जानते होंगे मेरे बारे में, तो मैं बहुत जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े एडटेक कंपनीज में, मतलब एडटेक इंडस्ट्री में पढ़ाता रहा हूँ। अभी भी बहुत जो बड़े बड़े नाम हैं आपने सुना होगा, जैसे सुब्ररंजन IAS, बाजीराव रेड्डी, संकल्प IAS, बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट से दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऑर्गेनाइजेशन से। और इतना ही नहीं, बाहर के भी कई, मैं बाहर भी आना जाना करता ही रहता हूँ। आपको पता अगर हो तो ठीक, नहीं तो आप समझ में आ ही जाएगा जब आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता सकता हूँ। तो अब इसीलिए एक्सपीरियंस ना मैटर करता है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए सॉल्व कैसे होता है, मजेदार क्वेश्चंस उठाएंगे। जब CSAT में आइए कुछ क्वेश्चंस फटाफट निपटाते हैं। पहले आसान क्वेश्चन चूज करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा अच्छा एकदम टेक्निकल क्वेश्चन चूज करता हूँ। ठीक है, वेरी टेक्निकल।
जिसमें आपको मजा आएगा कि सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मुश्किल लग रहा था ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल लग रहा था लेकिन ये है नहीं। देखो बेटा, सी सैट 2026 का क्वेश्चन, ठीक। अब आप कैसे कर रहे होंगे घबरा कर, और मैं कैसे करूंगा, ठीक है। देखो आप घबरा रहे होंगे, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम में कोई भी घबराता है, मतलब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उस समय, क्योंकि पेपर इतना टफ देखकर ना कोई भी घबरा सकता है, तो लेकिन चूंकि प्रैक्टिस बहुत होती है ना, तो आप चूज जरूर कर सकते हैं, और मैंने हमेशा समझाया चूज करने के लिए। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर्स इन टू कंपनीज ए एंड बी इज 13:10 एंड 7:5 रिस्पेक्टिवली, ठीक। इफ बोथ द कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, then what is the ratio of the total number of workers in A to those in B। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे उठाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में निपटा दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे कर रहा हूं, ठीक। इस साल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, विल डू इट टुगेदर वेरी फास्ट, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या बोला गया है, आपको करना क्या है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर्स आपको यहां पे दिखाना है, ये है ए, ठीक है, और ये है बी, ठीक। या एक काम करो, छोड़ो, यहाँ पे लिखो मेल और यहाँ पे लिखो फीमेल, ठीक, और ये ए के लिए और ये बी के लिए, ऐसे कर दो, ठीक। अच्छा, ए रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर इन ए में कितना है मेल टू फीमेल, तो ये दिया हुआ है 13 और 10, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 13 और 10 है, ठीक, बढ़िया। अच्छा, दूसरे में बी में मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 7:5। अब सवाल ये है, यहां बोला जा रहा है इफ बोथ द कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ फीमेल, अगर दोनों कंपनी में नंबर ऑफ फीमेल सेम हो जाए, नंबर ऑफ फीमेल सेम हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो अगर नंबर ऑफ फीमेल सेम हो जाते हैं दोनों में, तो देखो तो बेटा यहाँ पे क्या है, तो ये है 10 मल्टीप्लाइड, सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स सेम हो जाए तो नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स 5 यूनिट माना जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए टू दोज इन बी, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स है 10 और यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स है 5, तो ये सेम है नहीं है ना, तो हम इसको पहले सेम करेंगे, और सेम कैसे करेंगे, तो मैं इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, और ये तो 10 में तो 1 से मल्टीप्लाई करो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, 10 ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 13:10, तो ये नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स 13 और 10 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 7 2, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हो बेटा 10 बनाने के लिए, तो तुम्हें दोनों और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये तो पता है ना। क्यों दोनों ओर करना पड़ता है, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, तो 7 2 जा 14, ये आपको 14 हो जाता है, दोनों ओर बैलेंस कर दिया, और ये 10, देखो फीमेल्स दोनों में सेम हो गए 10 और 10, तो यहाँ पे मेल था 13, तो यहाँ पे मेल हो गया 14। अब आपसे क्या पूछा गया था, तो अब आपका सवाल ये था कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए टू दोज इन बी। अब ए में देखो तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, 13 और 10 मिला के 23, ऐड कर दो दोनों को, ठीक। और बी में देखो तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, 14 और 10 मिला के 24, तो यहाँ पे हो गया 23 और उधर हो गया 24, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा 23:24, ठीक है। ये देखने में लग रहा है बहुत मुश्किल, लेकिन क्या था, मुश्किल है ये, अगर देखा जाए क्वेश्चन कितना इजी था, समझ में आ गया, 23:24, सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। इजी था ना, देखने में लग रहा है बेटा, ठीक है, लेकिन था ये बहुत इजी। आओ मैं तुमको और कुछ बताता हूँ और क्वेश्चंस कराता हूँ, मुझे लगता है तुम समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब देखो मैं तुमको एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम देखते ही डर जाते होगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखो, तुमने इतने बड़े क्वेश्चंस को देखा, इतने बड़े क्वेश्चंस में डेटा बहुत है, इस डेटा का इस्तेमाल करके हम ना पूरी तरह से क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि डेटा का होना हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक। जितना ज्यादा हम, क्या होता है कि हम डर जाते हैं, डेटा को ही देख के डर जाते हैं, और सच बात तो ये है जितना ज्यादा डेटा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसको देख लो, ये इसमें डेटा बहुत है, ठीक। अब इसको अगर डेटा बहुत है तो हम सबसे आसान जो तरीका यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, इसी साल का पेपर है ना तुम्हारा 2026, ठीक है। तो इसको करने के लिए जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है ट्रेन हैज टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 800 किलोमीटर एंड इफ इट मीट्स अ माइनर एक्सीडेंट its speed becomes half of the existing speed. If there is a mechanical defect, the speed becomes 1/4 of the existing speed, and on its way, the train meets with a minor accident after 200 km and 400 km thereafter, it develops a mechanical defect.
had the train developed the mechanical defect after 200 kilometer and met the minor accident 400 kilometer thereafter, it would have taken 4 more hours to reach its destination. What was the original speed of the train in किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करने लगूंगा ना तो बेवजह टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ थोड़ा स्मार्ट, अपना स्मार्ट तरीका यूज करूंगा। मुझे पहले से यहाँ पे पता है कि ये 800 किलोमीटर की बात बोल रहा है, ठीक है, 800 किलोमीटर। तो मुझे 800 किलोमीटर तो कवर करना ही करना है। सवाल ये है कि स्पीड तो हमें पता नहीं है, हमसे तो स्पीड पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। एक काम करो ना, सही बस इतना बता दिया गया है कि अगर माइनर एक्सीडेंट होता है तो स्पीड हाफ हो जाता है, उस वक्त जो स्पीड रहा होगा उसका हाफ। और आगे चल के अगर मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाता है तो उस वक्त जो रहा होगा, ठीक है, मतलब माइनर, अगर मान लो उस वक्त ओरिजिनल रहा है तो ओरिजिनल का 1/4 हो जाएगा, और अगर पहले से माइनर डिफेक्ट की वजह, माइनर एक्सीडेंट की वजह से जो हाफ हुआ है ना उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो बहुत टफ लगने लगेगा, तो हम इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। हमें नहीं पता कि आंसर क्या होगा, तो लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखो, ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखो। और ऑप्शन में भी मैं पहले बच्चों को बता चुका हूं, ऑप्शन में भी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करके, इसका इस्तेमाल नहीं करके, पहले तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, फिर अगर ये नहीं बैठा सही तो मैं इसका करूंगा, और अगर ये दोनों नहीं बैठा सही तो फिर मैं इसका करूंगा, जो मुझे आसान आसान लग रहा है। और मान लो अगर तीनों सही नहीं बैठा, ठीक है, तो मैं 190 पे क्लिक कर दूंगा कि यही सही है, चला जाऊंगा आगे। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों करूंगा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सॉल्व करते वक्त याद रखना, कभी भी जब सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले बेसिक वैल्यू को उठाओ, जो कि कैलकुलेट करना ज्यादा इजी हो, ताकि आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हो, एलिमिनेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो जरा आओ सोच के देखते हैं। मैंने माना कि 200 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड होता इस ट्रेन का, इस ट्रेन की स्पीड है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर ये 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसने बोला कि ऑन इट्स वे द ट्रेन मीट्स विद माइनर एक्सीडेंट आफ्टर 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर के बाद इसको क्या हुआ, माइनर एक्सीडेंट हो गया। तो माइनर एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब तो ये कंफर्म है ना कि 200 किलोमीटर तक ये सेम स्पीड से गया होगा, 200 के स्पीड से गया होगा, ठीक है। तो 200 किलोमीटर तक 200 की स्पीड से ही गया, तो इसको 1 आवर का टाइम लगा, दैट इज 1 आवर मान लो, ठीक है, बढ़िया। अब 200 के बाद एंड 1 घंटा लगा होगा शुरू में, उसके बाद माइनर एक्सीडेंट हुआ, और माइनर एक्सीडेंट के बाद पहले क्या बोला गया, माइनर एक्सीडेंट के बाद हाफ हो जाता है स्पीड, और हाफ हो जाता है इसका मतलब 200 का हाफ अब क्या होगा, 100 के स्पीड से जाएगा। और यहाँ माइनर एक्सीडेंट हुआ, 100 की स्पीड से चलेगा, तो नेक्स्ट 400 किलोमीटर, तो अगले 400 किलोमीटर तक, अगला 400 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगला 400 किलोमीटर में, ठीक है, हाफ मतलब 100 की स्पीड से, क्योंकि यहीं पे हाफ हो गया ना स्पीड, तो 4 घंटे का समय लगा होगा, बढ़िया। और 4 घंटा अगर यहाँ लगा तो अब कितना बचा, 400 पहले हो चुका है, 200 600 हो गया, तो 800 में 600 माइनस करो तो अब 200 किलोमीटर ही बचा है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ आने के बाद अब मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, देखो ना, मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, और मैकेनिकल डिफेक्ट होता है तो जितना स्पीड था अब उसका 1/4 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे कितना स्पीड था, तो यहाँ पे 100 स्पीड था, तो 100 का 1/4 क्या होता है, 25। तो इसका मतलब 200 किलोमीटर को 25 के स्पीड से कवर किया होगा, तो 8 आवर्स में किया होगा। तो जरा देखो ना, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 8 + 4 12 एंड 12 + 1 13। तो टोटल इसमें कितना टाइम लगा होगा, 13 आवर्स का। ये बहुत तेजी से कैलकुलेट करना है, मैं तो सिखा रहा हूं ना तुम्हें, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूं, इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है, अदरवाइज तुम बहुत फास्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसने बोला कि ऐसा नहीं हो, अगर ये सिचुएशन ना होता, दूसरा सिचुएशन होता। दूसरा क्या, हैड द ट्रेन डेवलप्ड द मैकेनिकल डिफेक्ट आफ्टर 200 किलोमीटर। मतलब अगर ट्रेन को में मैकेनिकल डिफेक्ट होता 200 किलोमीटर के बाद, जैसे यहाँ पे 200 किलोमीटर है ना, तो 200 किलोमीटर के बाद अगर मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाता है, मैकेनिकल डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि 1/4 हो जाता है स्पीड। तो स्पीड तुमने 200 माना था, 200 का 1/4 करो, ठीक है, तो 200 का 1/4 होता है 50। इसको कितना टाइम लगा होगा, तो पहले 4 आवर्स का टाइम लगा होगा, ठीक है। उसके बाद जब 200 किलोमीटर हो गया, ओह सॉरी 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 माय मिस्टेक, अब मैकेनिकल डिफेक्ट तो 200 किलोमीटर के बाद हुआ है ना, तो तब तक तो वो 200 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रहा है। आई एम रियली सॉरी, ध्यान से देखना, 200 किलोमीटर के बाद हुआ है,
तो 200 किलोमीटर के बाद हुआ है, तो तब तक तो ये 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो इसको कितना समय लगेगा, तो इसको लगेगा 1 आवर। तो पहले 200 किलोमीटर में 1 आवर लगेगा, लेकिन फिर नेक्स्ट 400 किलोमीटर में, तो नेक्स्ट 400, तो उसके बाद क्या हुआ, मैकेनिकल डिफेक्ट हुआ। तो मैकेनिकल डिफेक्ट में स्पीड क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। मतलब 200 किलोमीटर अगर आपका स्पीड था शुरू में, तो 1/4 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और अगर ये 50 हो गया तो देखो, तो 50 से कितना हो जाता है यहाँ पे 8 आवर्स। तो यहाँ 8 आवर्स लगा, मतलब नेक्स्ट 400 किलोमीटर जाने में 8 आवर्स यहाँ लगता है। और अगर यहाँ 8 आवर्स लगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, यहाँ फिर से माइनर एक्सीडेंट यहाँ हो जाता है। बताया जा रहा है 200 किलोमीटर के बाद माइनर एक्सीडेंट, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, हैड, हाँ, हैड द ट्रेन डेवलप द मैकेनिकल डिफेक्ट आफ्टर 200 किलोमीटर, और उसके बाद माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। तो माइनर एक्सीडेंट होने का मतलब ये सिंपल हुआ कि अब जो स्पीड रहा होगा ना, उसका 1/2 हो जाएगा। तो अब स्पीड यहाँ पे 50 है, तो उसका 1/2 25, लेकिन अब बचा कितना है, तो अब बचा है 200 किलोमीटर। तो 200 बाय 1/2 मतलब 25, कितना आ जाएगा बच्चे, 8 आवर्स। जरा देखो तो टोटल कैलकुलेट करके इसमें कितना टाइम लगा, तो 1 आवर प्लस 8 आवर प्लस 8 आवर कितना आ गया, 17 आवर्स। नोटिस किया तुमने एक चीज, ठीक है, तुमने अगर यहाँ नोटिस किया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया कि पहले में लगा 13 आवर्स, ठीक है, और दूसरे में लगा 17 आवर्स। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा लगा, 4 आवर्स एक्स्ट्रा लगा, 4 आवर्स एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा कितना लगा है, 4 आवर्स एक्स्ट्रा लगा है। तो इसका मतलब 200 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब इतना करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हें वहां पे इतना लिखना नहीं है, फटाफट चेक करना है स्पीड, फटाफट। जैसे वहां पे देखते ही इतना दिमाग नहीं लगाना है, देखते ही अच्छा 200, ये 200 बाई कितना, 200 होता है 1, उसके बाद 100 का हो जाएगा 1/2, इसका मतलब बाकी जो 400 है 400 का बाय करेंगे 100, तो 4 आवर्स ऐसे करके, उसके बाद हम लोग जो बचेगा 200 करेगा तो 8 आवर्स, ऐसे करके तुरंत तुरंत कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ऐसे होता है कैलकुलेशन, मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी तेज होनी चाहिए कि उतना लिखना है ही नहीं, लिखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुमने देखा, तुम्हें निकल के आ गया ना। तो एक टीचर जब बता रहा होता है, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो समझाने में मुझे टाइम लगता है, लेकिन जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम में ना, और थोड़ा सा अच्छे प्रैक्टिस में होते हो, तो वहां पे सच में इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखोगे ना, तो वहां टाइम नहीं लगता है कंपैरेटिवली। हाँ, दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में ज्यादा लगता है, बट यूपीएससी में सीसैट जैसे एग्जाम में दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में टाइम भी तो ज्यादा मिलता है ना। इस बात को हमेशा समझना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं तुम्हें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पहले कर लो, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ खास तो है नहीं। जैसे अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब एग्जाम के टाइम में जो मैंने कराया था तुम लोगों को, ठीक है, मुझे जहां तक याद है, मैं अगर कहो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो चीज दिखा ही दूं, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि हम लोगों ने किया की है कि नहीं। जरा आओ तो देखते हैं। जैसे तुम अभी मेरे, सबसे पहले तो मैं एक और बात बता दूं, जैसे यूट्यूब पे हो अगर तुम मेरे, तो अभी, तो जहां भी देख रहे हो ये, बच्चों को, अपने दोस्तों को, अब किसी को भी परेशान होने मत दो, अपने दोस्तों को शेयर करो इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में, इस मेरे बारे में, जो भी तुम्हें ठीक लगता हो तुम शेयर करो बेटा। अगर यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब में सब, आप तुम भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, लाइक तो करो ही। और अब जितना शेयर करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि मुझे अब बच्चों को ये समझाना है कि सीसैट आखिर है क्या, ठीक है। मैं ऑफलाइन तक अब नहीं, मैं ऑनलाइन में अपने आप को बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। तभी बच्चे समझ पाएंगे जब मेरे जैसा कोई इंसान बच्चों को समझाने के लिए रहेगा वहां पे, ठीक है। अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, लाइव क्लास में ले रहा था तुम्हें, बहुत ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी सेशन में, ठीक है बेटा, ऐसे ही किसी सेशन में तुम अगर जाओगे ना, तो अभी मुझे निकालने में बहुत पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेशन है ना, मैं इसी सेशन में कहीं भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, और उसमें मैंने एकदम अच्छे से सॉल्व करवाया हुआ है बच्चों को, कि आखिर, रुक जाओ, लेट मी चेक, अगर इफ आई कैन,
कोई नहीं, अगर मैं इस पे टाइम दूंगा तो बेवजह टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मतलब समझ में आ जाए तुमको। तो ये तुम देखोगे ना, मैंने उस दिन ऐसे इसलिए जानबूझ के कराया था कि ऐसे ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये रिपीटेड है, ये एक बार नहीं आया है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। 2023 में आया है क्वेश्चन, ठीक है, उससे पहले आया हुआ है क्वेश्चन, और इसीलिए इस बार कराया, देखो 2026 में भी फिर से रिपीट हो गया है। अब इसमें क्या है, रिपीटेड क्या है, मैंने बच्चों को अच्छे से समझाया हुआ है कि चाहे किसी भी डिजिट की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डज 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कि 5 जितने भी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें 5 कितनी बार रिपीट होता है। तो मैंने समझाया है बच्चों को, 5 की ही बात मत करो, चाहे 1 की बात करो, 2 करो, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी डिजिट की बात करोगे ना, तो कोई भी डिजिट उठा लो, तो कोई भी डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ हाउ मेनी टाइम्स डज 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कोई भी डिजिट की बात करोगे तो 1 से लेकर 99 टाइम्स, 1 से लेकर 99 टाइम्स कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे होता है 10 टाइम्स, और टेंस प्लेस पे होता है 10 टाइम्स, और इससे 10 + 10 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी डिजिट, तो इसका मतलब अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं तो 5 भी 20 टाइम्स होगा ही होगा। लेकिन यहां पे बोला गया है 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि सिंगल डिजिट वाला नहीं, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आया होगा, हाँ, तो ये सिंगल डिजिट में आया है ना, लेकिन हमें करना है 5 जैसे 15 में हो, 25 में हो, और ऐसे करके करते 55 आ जाए, ठीक है, 56 आ जाए, तो इन सब को लेना है, सिंगल डिजिट वाला नहीं लेना है। तो सिंगल डिजिट वाला तो टोटल 20 होता है, और 20 में सिंगल डिजिट वाले को अगर हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 19। ये पता है, ये आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने उस दिन अच्छे से समझा दिया था ना कि कोई भी डिजिट हो यूनिट प्लेस पे होता है 10 टाइम्स और टेंस प्लेस पे 10 टाइम्स, तो इसका मतलब 20 टाइम्स तो होगा ही होगा, 1 से 99 तक में 10 टाइम्स तो होगा ही होगा, ठीक है, 2 डिजिट में। तो जब 10 टाइम्स होगा यूनिट पे और 10 टाइम्स होगा टेंस पे, तो टोटल 20 टाइम्स हो गया, तो उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट की बात हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे ही तरह से क्वेश्चन को टैकल करना बड़ा ही इजी होता है अगर समझ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर तुमने ये माइंड लगाया था ना तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब इतने इजी इजी आए हुए हैं, तो तुम कहोगे कि सर आपने बताया, अब ये सब क्वेश्चन को एक बार बताया मैंने इतना पढ़ा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन को, चाहे सी सेट में कह लो चाहे सीडीएस में कह लो, ठीक है, मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। खैर इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है बहुत हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। A is 2-digit number with different digits. B is also a 2-digit number and is obtained by reversing the digits of A. If A minus B is a multiple of 227, where A is greater than B, how many such different A's are possible? देखो मैं इसका शॉर्टकट समझाता हूँ तुम्हें। देखो बेटा, कभी भी 2-digit नंबर जैसे लिखते हो, जैसे तुम कहते हो 23, 23 का मतलब क्या होता है, 10 × 2 + 3, 2 डिजिट ऐसे ही लिखते हो। तो जब भी कोई 2 डिजिट नंबर होता है ना, जैसे ये 23 हो, और इसी इसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दो, 2 को इधर 3 को इधर कर दो, तो 32 हो जाएगा। तो 32 में से 23 माइनस करोगे तो तुम देखोगे डिफरेंस 9 आएगा, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा ना वो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा, वो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो मान लो कि अगर मुझे वो नंबर नहीं पता है कौन सा है, तो 2 डिजिट नंबर, तो जाहिर सी बात है अगर 23 को लिखते हो 10 × 2 + 3, तो 32 को तो तुम लिखते होगे 10 × 3 + 2, मतलब जहां 2 था वहां 3 आ गया, जहां 3 था वहां 2 आ गया, ऐसे ही हुआ है ना, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी क्वेश्चन को बड़ा ही सिंपल तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं मानता हूं मुझे नंबर नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, तो मैं मानता हूं कि 10x + y वो नंबर है, ठीक है। x क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पे, टेंस प्लेस के डिजिट पे होगा x और यूनिट डिजिट पे y। अगर 10x + y है वो नंबर, तो इसका जो उल्टा नंबर होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 10y + x उल्टा। और यहाँ पे क्या बोला गया, 10y + x, और दोनों नंबर में माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे, तो ये जो माइनस करने के बाद जो आया है ना, बोला जा रहा है कि जो भी आएगा ना यहाँ पे वो 27 का मल्टीपल होगा, और 27 का मल्टीपल मतलब जो भी 27 का मल्टीपल होगा, ऐसी सिचुएशन में a
तुम मानते हो ए ये है, मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। ए को मानते हो कि ये सर ये है 10x प्लस वाई। वैसे तो मैं शॉर्टकट में इसको सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन तुम्हें समझा देता हूँ कैसे, ताकि ऐसा ना लगे कि सर ने समझाया नहीं। 10y प्लस एक्स, ऐसा तुम कहते हो कि सर 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जब a माइनस बी करते हैं 27 के इक्वल, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स को 27 के ही इक्वल नहीं कर रहे हैं, 27 के मल्टीपल के इक्वल। तो 27 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, 27 खुद 54, 27 टू जा 54, 2 डिजिट नंबर तो ये भी है ना। और फिर 27 3 जा 81, 81 भी 2 डिजिट है। और 27 4 जा 108 हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, तो वो तो ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हो सकता है, 27 हो सकता है, 54 हो सकता है, और 81 हो सकता है। 3 हो सकते हैं 27 के मल्टीपल्स। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना बेटा, तो यहाँ देखो तो क्या होता है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू, अब इन तीनों में से मैं कुछ भी लिखता जाऊंगा, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, और प्लस y माइनस 10y हो जाएगा माइनस 9y। ठीक है, अब जो बच्चा जानता है ना, ठीक है, वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तीन, वो सीधा सीधा 27 को 54 को 81 को डिवाइड कर देगा 9 से, सीधा कर देगा। ये सब नहीं करूंगा मैं अगली बार, जैसे तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए, नहीं तो मैं इसको एक ही बार में डिवाइड करता। x माइनस वाई कितना हो गया, 27, 54, 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तुम यहाँ पे रखोगे, वो अगर 9 से मैं डिवाइड करूंगा, तो x और y का मतलब यूनिट डिजिट पे जो डिजिट है और टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है, इन दोनों का गैप, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वही होगा जो इनके डिफरेंस को 9 से डिवाइड करके आएगा। मैंने 9 नीचे आएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिजिट का डिफरेंस क्या है। तो मैं अगर डिजिट का डिफरेंस यहाँ पे निकालता हूँ, तो जरा डिजिट का डिफरेंस आओ तो चेक करते हैं। तो इसका मतलब x को अगर यूनिट टेंथ प्लेस का डिजिट मानते हो और y को यूनिट प्लेस का, तो ये क्या होगा, 27 में 9 से डिवाइड कर दोगे, 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिजिट का गैप कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, x माइनस वाई, 54 अगर होगा तो डिजिट का गैप क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और अगर x माइनस वाई यहाँ पे 81 करोगे, तो डिजिट का गैप क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना, यही सब होता है ना, 9 होना चाहिए। अब सवाल ये है कि डिजिट का गैप अगर 3 होना चाहिए, ठीक है, तो 3 गैप होने में तुम सोच के देखो, जब डिजिट का गैप 3 होगा, तो नंबर कहाँ से शुरू हो जाएगा। डिजिट का गैप अगर 3 होगा, तो यहाँ पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि डिजिट का गैप अगर 3 हो, तो नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो x को 3 मान लो और y को 0 मान लो। ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर या तो इसको 4 मान लो और इसको 1 मान लो, 3 हो जाएगा। या तो 5 मान लो और 2 मान लो, 3, है ना। सारे के सारे आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आएगा। ठीक, लेकिन अब x माइनस वाई में क्या होगा, तो x माइनस वाई में 6 का गैप है। तो अगर x माइनस वाई में 6 का गैप है, तो जरा सोच के देखो 6 के गैप में क्या होना चाहिए, कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो 6 के गैप में हो सकता है 6 और 0 से शुरू करोगे, फिर 6 के बाद 7 8 9, माने 6 7 1 8 2 9 3, 6 का गैप आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। और इसी तरह अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो 9 का गैप चाहिए, तो 9 के गैप में तो एक ही हो सकता है ना, 9 के गैप में तो केवल 9 और 0 ही तो हो सकता है, 9 के गैप में केवल एक ही हो सकता है, 9 और 0, ठीक है ना, गैप में। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से देखा जाए, तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया 11, और ये 1 हो गया 1 12। लेकिन यहाँ पे हमको बोला गया था कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 27 वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड हाउ मेनी सच डिफरेंट एज आर पॉसिबल। तो सच डिफरेंट एज आर पॉसिबल, तो इस सिचुएशन में जब हम नंबर बनाएंगे, जैसे मान लो कि ये 6 और 0 से जो नंबर बनाएंगे, ये नहीं लिया जा सकता है। 6 और 0 से जो नंबर आएगा ना बेटा, इसको हम नहीं ले सकते हैं। हम इसको क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैं टेंथ प्लेस पे 6 रखता हूँ, ठीक है, तो 60 बन जाएगा नंबर। लेकिन अगर मैं 0 को इधर कर देता हूँ, टेंथ प्लेस पे 0 और 6 को इधर कर देता हूँ, तो 0 6, क्या ये दोनों 2 डिजिट नंबर है। माने अगर ए को तुम 2 डिजिट नंबर कह रहे हो, तो बी 2 डिजिट नंबर है, नहीं है ना 2 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब 6 और जहां जहां 0 होगा ना, वो उसमें एक तो 2 डिजिट नंबर बनेगा, लेकिन रिवर्स करके 2 डिजिट नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, एंड बी इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर। तो आप
ऐसा कोई भी डिजिट नंबर नहीं लिख सकते हैं जो 2 डिजिट नहीं है, मतलब 06 एक सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट नंबर नहीं है, इसीलिए आप इसको नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं हो सकता है, 3 और 0 नहीं हो सकता है, 9 और 0 नहीं हो सकता है। तो टोटल कितना था, 7 था, प्लस 4 प्लस 1, टोटल 12 था। तो 12 में से 3 को माइनस कर दो, तो एक्चुअल जो आंसर होगा इसका 9 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे हो गंगेश? ये देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत आसान, इसमें बहुत इजीली सॉल्व होता है। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर क्लासेस में असली ओरिजिनल जो क्लासेस होती है, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। हाँ, इस मुझे लगता है इसमें कोई बच्चा इसको क्यों छोड़ेगा। ठीक है, इसको क्यों छोड़ेगा कोई बच्चा। ये तो 11 का डिविजिबिलिटी में सी सैट 2026 जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं तुम देख रहे हो ना, तो 11 का डिविजिबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही तुम लिखते हो 4x, ठीक है, 5y 7 9 0। ठीक है, आपको 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, तो हम सबसे पहले ऑड डिजिट्स का सम निकालते हैं और इवन डिजिट का सम निकालते हैं। मतलब ऑड डिजिट्स कौन कौन से, जैसे 4 को 5 से ऐड किया 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 0 सबको ऐड किया 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 0 इज 16, राइट। माइनस x प्लस वाई प्लस 9, तो यहाँ पे x प्लस वाई और प्लस 9, ये दोनों, इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 हो जाए। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, दैट मींस 0, द डिफरेंस मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11, राइट। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया है, आज आ गए ना, घूम घूम लिया ना, बढ़िया किया, थोड़ा सा एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम ये बताओ बेटा, यहाँ तुमसे क्या बोला है, x प्लस वाई इज डिवाइडेड बाई 11, तो क्या होगा। अब जरा बताओ तो ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। यहाँ अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू को निकालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे 16 है और यहाँ 9 पहले से है, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ कि 16 माइनस यहाँ कुछ भी, यहाँ पे क्या टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाए। तो 16 माइनस 16 अगर टोटल हो जाए तो 0 आ जाए। तो 16 में 9 तो है ही, तो इसका मतलब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई 7 हो जाएगा। मतलब 9 प्लस 7 करोगे तो 16 आएगा, और 16 माइनस 16 अगर 0 हो गया तो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11। और तुम्हें पता है कि अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से, तो बोला गया कि x प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई 11, तो मतलब x प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई 11 का मतलब हुआ 7 वन डिवाइडेड बाई 11। मैंने पहले ही बताया है ये सारी चीजें कि कोई भी नंबर ऊपर वाला अगर नीचे वाले से छोटा है, ठीक है, तो सीधा सीधा वही रिमाइंडर है, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वही आपका रिमाइंडर है। सो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर तुमको आज की ये क्लास अच्छी लगी तो तुम जरूर बच्चों को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, फाउंडेशनल क्लास के लिए हमारे जो है उनको बताओ कि अब पूरे साल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मैथ्स का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। और फिर से बोल रहा हूँ, जो यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड, वो मेंटेन करेंगे, बढ़ता जाएगा स्टैंडर्ड, तो आप इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया किया था बेटा, एकदम बढ़िया। एक सेकेंड, मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे अगर चाहते हो सही तरीके से, तो अगर बहुत अब रैंडम प्रिपरेशन से कुछ नहीं होगा। रैंडम प्रिपरेशन अगर करने गए तो गए काम से, है ना। तो अगर स्ट्रक्चर्ड स्टडी करना है, मतलब, और करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा सिलेबस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, कितना बड़ा सिलेबस है तुम देख चुके हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब सिलेबस को बताने की जरूरत है। अब जैसे बुक्स वगैरह पढ़ने की बात होती है, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बुक्स में क्या आप प्रीफर करोगे। अब मैं बुक्स वगैरह क्या ही प्रीफर करूं, मेरे नोट्स को अगर तुम करते हो सॉल्व, मैं जो असाइनमेंट्स देता हूँ, वर्कशीट्स देता हूँ, अगर तुम वो करते हो वही तुम्हारे लिए है। क्योंकि वैसे बुक्स वगैरह देखोगे ना, तो आर एस अग्रवाल की किताब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, मैं आर एस अग्रवाल जैसे मैं लिख देता हूँ तुम्हें, देखो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, क्वांट्स के लिए एक बेसिक बुक आर एस अग्रवाल की मैं कहता हूँ इनफैक्ट
आर एस अग्रवाल की ये जो बुक है, ठीक है, ये क्वांट्स के लिए ही नहीं है, ये मैं तुमको जनरली वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच टू, ऐसे होना चाहिए, बुक का नाम ये है, मॉडर्न अप्रोच। वैसे किताबें बहुत हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अब कोई अगर कहता है ना कि ये मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ये आर एस अग्रवाल की, मैं दो चीजों को कहता हूं कि ये तो चलो खैर तुमको अगर रखना है तो आर एस अग्रवाल की ये दोनों किताबें रख लो, ठीक है। वैसे तो अब जो स्थिति है एग्जाम सी सेट का, वो कोई किताब विताब रख के संभव नहीं है, उतनी किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल है, वो मेरे लिए छोड़ दो कि मैं कैसे पिक करूंगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी चूंकि बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें, तो ये आर एस अग्रवाल, ये आर एस अग्रवाल रख सकते हो। अब जैसे क्या होता है कि इसी में जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है ना, तो एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपको एम के पांडे एक अच्छी किताब है, एम के पांडे, ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या करूं, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए वैसे तो एनालिटिकल रीजनिंग करोगे ना तो धीरे धीरे अपना स्ट्रांग तो होगा ही, और तुम जीएस पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, और तुम बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ते हो, जो भी तुम किताबें पढ़ रहे हो ना वो बहुत काम की होती है। लेकिन एक बुक है जी मैट प्रेप गाइड, ठीक है, ये हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत काम आता है, ठीक है, जीमैट के लिए है प्रेप गाइड, तो ये हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए काम आता है। जनरली क्या होता है, उसी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं बहुत सारा नाम बोल सकता हूँ, जैसे अरुण शर्मा की तुम किताब बोल सकते हो, एस के वर्मा बोल सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, किताबें बहुत हैं, लेकिन इतना बताने लगूंगा ना तुम इतनी किताबें पढ़ ही नहीं पाओगे, तो उसके लिए क्या होता है कि मैं हूं ना, मुझे पता है ना कि कहाँ से क्या पढ़ोगे। अब कहूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए उसके लिए अलग किताब, डेटा सफिशिएंसी के लिए उसके लिए अलग किताब, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रीजनिंग का अलग किताब बताऊं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए अलग, और वो भी एक नहीं कहीं। आप मैथ्स के लिए ही करोगे ना, तो नंबर सिस्टम के लिए जनरली क्या होता है कि जो बच्चे पूछते हैं मैं उनको बोलता हूँ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के लिए क्या होता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है आपको, एनसीईआरटी आप 6 से लेकर 10 तक तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर देखोगे नंबर सिस्टम के लिए, तो एस के वर्मा जैसी की किताब अगर नंबर सिस्टम के लिए करोगे तो तुमको अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये सब ऐसा नहीं है, एक किताब से तो होना ही नहीं है। तो इससे बढ़िया क्या होता है कि अपने एक जो ट्रस्टेड फैकल्टी है, टीचर है, उस पर भरोसा करो, उनको पता होता है कि आपको कहाँ से पढ़ाना है। तो मेरे पास सारे मटेरियल्स होते हैं, सारी चीजें पता होती है कि कहाँ से उठाएंगे, कैसे आपको देंगे, कैसे मैं फ्रेम करूंगा आपके सामने रखूंगा, तो वही आपको करना है, उसी पे आपको रिलाई करना है। ज्यादा आप अपने तरफ से इतनी किताबें लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस एक दो किताबें लेकर रख लो जो जनरली बच्चों के साथ रहे तो बुरी बात नहीं होती है, बाकी जरूरत ही नहीं है, सबके लिए मैं हूं। तो अब अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी, तो मैं आपसे बस एक बेसिक सी बात कहूंगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इस अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, और जो पढ़ाई करनी है ना, प्रिपरेशन करना है ना, तो वो जो माइंडसेट है ना फिर से हावी ना हो जाए, फिर से वो ऐसा ना हो जाए कि हाँ हाँ अभी टाइम है शुरू कर लेंगे, इस बार तो एकदम झटका लग गया है, लेकिन इस बार शुरू करना है, सी सेट करना है, सी सेट, पता चला जीएस में उलझ गए, सी सेट करना है करना है करना है, करते करते बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। बेटा झटका लगता है ना, मैंने दिखाया ना सबको, स्क्रीनशॉट्स, कितने स्क्रीनशॉट शेयर कर चुका हूँ। झटका लगता है ना, पता चलता है यार जीएस में इतना परेशान थे, जीएस तो निकल रहा है और सी सेट में फंस गए। तो ये सी सेट जिसको सबसे कमजोर समझ रहे हैं ना, वही फेल हो रहे हैं। तो सी सेट की तैयारी अगर कर रहे हो तो फाउंडेशनल बैच है, फाउंडेशन स्ट्रांग करो। और इसके लिए हमारा ये जो सी सेट के लिए निर्भीक 4.0, एक सेकेंड, देखो, निर्भीक 4.0 प्रोग्राम है। ये निर्भीक तुम जैसे ही टाइप करोगे ना कहीं भी, तो यहाँ पे जैसे देखो निर्भीक ऐसे, पहले मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे तुमको समझ में आएंगी चीजें।
जैसे तुम इस गूगल पे भी टाइप कर दोगे ना निर्भीक, तो तुम देखोगे कि मेरा कुमार मैथमेटिक्स का कुमार अभिषेक सर का, ठीक, जो सीसैट का जो कह लो या फिर बाकी प्रोग्राम्स का भी सब मिला के निर्भीक एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये चाहे निर्भीक, निर्भीक 2.0, निर्भीक 3.0 जो लास्ट 2026 के लिए था, अब निर्भीक 4.0 आ चुका है जो 2027 के लिए है, 28 के लिए है। तो बेटा इसमें जब टाइप करोगे ना तो तुम्हें सारा इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा निर्भीक से रिलेटेड, ठीक। लेकिन उसमें होता क्या है, क्या क्या कोर्स में मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्यों कहलाता है, तो यहाँ पे हम पूरा पूरा सीसैट फाउंडेशन से करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम पहले से ही समझ लो। ये जो निर्भीक है, निर्भीक 4.0, ठीक है, यहां फाउंडेशन फॉर सीसैट 2027-28, राइट। 28 के भी बच्चे इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी वाले भी कर सकते हैं, 29 वाले भी कर सकते हैं, मतलब जितनी जल्दी प्रिपरेशन करो उतना बढ़िया है। तो निर्भीक 4.0, ठीक है। तो ये निर्भीक जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ लो यहाँ। तो ये जो कोर्स है ना बेटा निर्भीक 4.0, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये फाउंडेशन है, इसमें तुमको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो है एडवांस्ड लेवल तक। अच्छा एक और चीज समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब उन्होंने मैथ्स में अर्थमेटिक्स के अलावा भी हो सकता है कि ये एंट्री कर दें एडवांस्ड मैथमेटिक्स की भी। तो मैं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता हूं अब, तो इसलिए पूरा साल हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अगर करते चले जाएंगे तो भी उस समय तक जाते हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मतलब इस कोर्स में पहले तो तुम्हें ये देख लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें अवेलेबल होती है। ये यूपीएससी जैसे जैसे पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, हम उसी पैटर्न इवॉल्व क्या पहले भी यही था, लेकिन कैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा जा रहा है उस पैटर्न के तहत हम भी अपने प्रिपरेशन को इवॉल्व करेंगे। तो न्यू पैटर्न पे प्रिपरेशन होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल सब करेंगे, एडवांस्ड मैथ्स भी करेंगे, माने मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब भी हम करेंगे, ठीक है। पर्सनल लगेगा ये पूरा का पूरा तुमको ना पर्सनल मेंटरशिप की तरह लगेगा। इसका रीजन जानते हो क्या है? पर्सनल मेंटरशिप इसलिए तुम्हें लगेगा कि मैं हमेशा बच्चों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, पूरे साल कनेक्टेड रहता हूँ। इस कोर्स में तुम्हें हर वो चीज नजर आएगा, वो हर चीज मिलेगा, जिससे कि तुमको कहीं ना कहीं लगे कि सर हमेशा हमारे साथ रहे हैं और प्रिपरेशन की किसी भी आइदर मिडल एंड कहीं भी मैं आपके हमेशा पास रहूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। अच्छा अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बच्चों को 2-3 बातें जो बताना जरूरी है इस कोर्स से रिलेटेड वो बता देता हूं। देखो बेटा निर्भीक 4.0 कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि कई बार जैसे मैं खुद सीडीएस पढ़ाता हूँ, सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की क्लासेस होती है, सीडीएस के साथ एफकेट होता है, और भी बहुत सारी क्लासेस कैट वगैरह की क्लासेस होती है। तो जो भी क्लासेस होती है ना, तो मान लो जो कोई बच्चा सीडीएस पढ़ता है तो उसकी सीडीएस की अलग क्लास होती है, कोई और बच्चा है मान लो आईपी मैट की क्लास ले रहा है, आईपी मैट कैट की क्लास ले रहा है, उसकी अलग क्लास होती है, लेकिन सीसैट वाली क्लास अलग होती है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो वेरियस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, और स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, वो सारी चीजें भी आती है ना, तो उन सब चीजों की तैयारी कर रहा है, तो मैं स्टेट पीसीएस की क्लास लेता हूं। तो मैं इसमें निर्भीक 4.0 में जैसे मान लो कोई स्टेट पीसीएस कर रहा है, तो वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो वो केवल स्टेट पीसीएस का ही कर रहा है, करेगा, ठीक है, उसमें जो सिलेबस आ रहा है क्वांट्स और एलआर का या इंग्लिश का वोटेवर। और मान लो कोई सीडीएस का कर रहा है तो जो मैथ्स कर रहा है उसमें करेगा। लेकिन निर्भीक 4.0 में जो होता है वो सारी क्लासेस उसके लिए फ्री होती है, मतलब इसी के साथ सारी क्लासेस मिल जाती है। मतलब इस अगर सीडीएस की क्लास चलेगी तो भी निर्भीक 4.0 में चलेगी, अगर ये सीएपीएफ की क्लास चलेगी तो भी निर्भीक 4.0 में चलेगी, कैट की क्लास चलेगी तो भी निर्भीक 4.0 में चलेगी। कई बार बच्चे कहते हैं मैं सीजीएल की तैयारी करूंगा तो भी निर्भीक 4.0 में चलेगी, और रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं। और अगर मान लो बीच में आईबी के एग्जाम्स, आरबीआई के एग्जाम्स जो भी तुम देना चाहते हो ना, सब निर्भीक 4 पॉइंट में जो भी हमारी क्लासेस होती है ना,
कुमार मैथमेटिक्स में, वो सब निर्भीक 4.0 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें केवल सीसैट नहीं, वो हर क्लास बच्चे अटेंड कर सकते हैं जो बाकी एग्जाम्स के लिए। बाकी कोई अगर एग्जाम में, जैसे तुम सीडीएस का बैच लेते हो तो तुम सीडीएस की ही क्लास करोगे, लेकिन तुम निर्भीक 4.0 लेते हो, तुम सीसैट, सीडीएस और जो भी बाकी क्लासेस चल रही होगी वो सारी क्लासेस तुम करोगे। ये है इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट। ठीक है, अब मैं सभी बच्चों से ये भी कहता हूं कि थोड़ा सा ना अब अपने अपने आप को इवॉल्व करो, और चूंकि एग्जाम एक साल में एक बार आ रहा होता है, तो तुम्हारी जो तैयारी होती है ना, उस एग्जाम के कनेक्ट से बाहर हो जाते हो, तो एग्जाम्स दो, और भी एग्जाम्स दो। ठीक है, यूपीएससी के अलावा पीसीएस के एग्जाम्स दो, आईबी के एग्जाम्स तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते आए हैं, वो अच्छे जगहों पे प्लेस्ड हो गए, पीसीएस मान लो नहीं भी हो तो हुआ, आईबी में प्लेस्ड हो गए। ठीक है, उन्हें बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होती है, पीसीएस का एग्जाम देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा ऐसा एग्जाम आ रहा हो जो तुम्हारे लाइफ को कहीं ना कहीं स्टेबल कर देगा, और फिर तुम यूपीएससी का ही प्रिपरेशन तो जारी रखो, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते रहो, लेकिन अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर रख लो और तब प्रिपरेशन करते रहो, लगातार करते रहो प्रिपरेशन, देखो कितना मजा आएगा, और साथ ही साथ एग्जाम के कनेक्ट में बने रहोगे, एग्जाम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कनेक्ट रहना जरूरी है, तब सीधा एक बार एग्जाम में जो एक साल के बाद जाते हो ना, वो डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ निर्भीक 4.0 का ये में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें तुमको रिकॉर्डेड सेशंस होता है, हाँ रिकॉर्डेड होगा, तो मैं जैसे जैसे गाइड करता हूँ ना, रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ उसके अलावा तुमको डाउट्स, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे रेगुलर लाइव डाउट सेशंस होंगे। अच्छा, यहाँ पे तुमको पीडीएफ एंड डीपीपीज लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट्स वगैरह होंगे और एनालिसिस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट्स और एनालिसिस करेंगे, है ना। हर तरह से तुम्हें एकदम पर्सनल मेंटरशिप की तरह फील होगा। ठीक है, मेंटरशिप की तरह फील होगा। चलो बेटा, मुझे लगता है काफी चीजें मैंने बता दी तुमको। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो मैं दो तरीके से तुम्हें बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करेंगे। हाँ, आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं सारी बातें को समझा देता हूँ। व्हाट्सएप पे आप हेलो करोगे, ठीक है, 9971792751, ये है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इस पे आप हेलो करोगे और आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड हो या और भी अलग इंफॉर्मेशन हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप आगे कोई भी आपका जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, तो आप इस पे हाई करो, मैं या मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, या तो ये करोगे, नहीं तो आप सीधा सीधा डाउनलोड करो कुमार मैथमेटिक्स ऐप। ठीक है, तो डाउनलोड करो कुमार मैथमेटिक्स ऐप। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। ठीक है, अब एंड्रॉयड यूजर्स जो भी हैं, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, और जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर से करेंगे, एंड्रॉयड वाले सीधा गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, लेकिन जो आईओएस यूज करते हो, आईओएस यूज करते हो मतलब मैकबुक यूज करते हो या आईफोन यूज करते हो, तो फिर कुमार मैथमेटिक्स डायरेक्ट नहीं करना है, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है। और नहीं, अगर डायरेक्ट चाहते हो तो मुझे मैसेज करोगे तो वहां से तुम्हें मिल जाएगा। क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करो, और उसमें मेरा ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशनल कोड होता है ORG कोड। ठीक है, जैसे ही ये ORG कोड डालोगे, ये ORG कोड ये है यू, या ऐसे देखो UOPDV, जैसे ही ये दोगे ना, अपने आप कुमार मैथमेटिक्स रन करने लगेगा उसमें। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, कि अभी चूंकि बच्चे मुझे बोल रहे थे कि जो कोर्स का आज तक के लिए 72 आवर्स का टाइम दिया था मैंने, जिसमें मैसिव डिस्काउंट ऑफर किया गया था ऑफ। ठीक है, लेकिन आज ये डिस्काउंट 11:59 PM तक खत्म होने वाला है। लेकिन चूंकि अभी मैं कुछ बच्चों के मैसेज देख रहा था कि बच्चे पूरी तरह से अपने आप को उबर नहीं पा रहे थे, तो अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो अगले 48 आवर्स तक मैं और आप लोगों को अगले 48 आवर्स तक का टाइम देता हूं। बच्चे जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि सीरियस होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक में आपको अर्ली बर्ड ऑफर रहेगा, मतलब पहले 100 स्टूडेंट्स तक को मैसिव डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद फिर से प्राइस वहीं चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ये बहुत हर तरह से आपको तैयार करेगा। तो याद रखिए
कि आपको ये ऑफर रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट ऑफर नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स, आज से नेक्स्ट 48 आवर्स तक डिस्काउंट रहेगा। 100 पहले 100 400 स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अब अगर बच्चे को और भी कुछ चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल को शेयर करो, पहले तो लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे। उसके साथ साथ सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन दे ही दिया है, ऑलरेडी देख चुके हो मेरे बारे में, कहाँ मैं ऑफलाइन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाता रहा हूँ। आज मैं खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन में अब 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कुमार मैथमेटिक्स में। देख ही लिया तुमने कि कैसे जो चीज़ें चल रही है। अगर मान लो कि तुम जैसे यहाँ मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको सारा जो डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जैसे मान लो किसी डिस्क्रिप्शन में एंटर कर जाते हो, जैसे किसी भी डिस्क्रिप्शन में एंटर कर गए, लेट्स सपोज कि मैं कोई भी वीडियो में चला जाता हूँ। ये क्या है भाई, हाँ जैसे मान लो कि मैं चैनल में किसी भी वीडियो वाले में किसी भी वीडियो में चला जाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस वीडियो में चला जा रहा हूँ। ठीक, ये तो CDS का वीडियो है। आ, चलो ये वाला कोर्स जैसे मैं लॉन्च कर चुका हूँ, तो इसके बारे में चलो इस वीडियो में चला जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे ही मान लो तुम व्हाट्सएप पे आते हो, तुमको जो भी तुम्हें चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं ज़रूर दूंगा। तुम ज्वाइन जैसे ही ज्वाइन करते हो, तुम्हें एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा, और उस ग्रुप से ही सारा मेंटरशिप होता है। ठीक है, मैं हर तरह से तुमसे जुड़ा हुआ रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोर्स लिंक यहाँ दिया हुआ है। जैसे ही कोर्स लिंक इस पर क्लिक करोगे ना, तुम डायरेक्ट कोर्स पे पहुंच जाओगे बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट कोर्स पे तो पहुंच जाओगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम डायरेक्ट कोर्स पे पहुंच जाओगे। साथ ही साथ यहाँ जैसे ही तुम देख रहे हो CSAT, कि अगर मान लो कि तुमको और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कुमार मैथमेटिक्स, एंड्रॉयड यूजर्स हो तो कुमार मैथमेटिक्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, और iOS यूजर्स हो तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, और ORG कोड UOPD भी यूज़ करोगे। नंबर हमारा यहाँ दिया हुआ है। और इसके बाद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं समझ में आता है, तो यहाँ हमारा लैंडिंग पेज है csat.kumarmathematics.in। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ निर्भीक 4.0 आ जाएगा। अभी तो 3.0 तुमको दिख रहा होगा, तो ये तुम स्क्रॉल करके पूरा चेक कर सकते हो, जो भी तुम्हें पता करना हो, कैसे क्लासेस होती है नहीं होती है, सारा इन्फॉर्मेशन है इस पर। तो यहाँ सारे बटन्स हैं, मतलब तुमको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन वाया ऐप पे क्लिक करोगे, सीधा ऐप का तुमको आ जाएगा, तो ऐप में तुम एंटर कर जाओगे। ठीक है, और चैट ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप पे आ जाओगे। ठीक, और उसके बाद इसी तरह से अगर तुम्हें फ्री PDF चाहिए तो फ्री PDF का भी बटन है, इस पर क्लिक करोगे। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल गया होगा। आई थिंक ये काफ़ी है चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए। तो आज का जो सेशन है ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जानबूझ के लिए बच्चों के लिए रखा गया है, ताकि तुम बच्चों को बताओ कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपके माइंडसेट को बताने के लिए कि ये माइंडसेट जो बना है, ये माइंडसेट कितना घातक हो सकता है हमारे लिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, शुरुआत से करो, धीरे धीरे करो, बेसिक अपने आप फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो। करते करते एक ऐसा समय आएगा कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत कर चुके होंगे। चलो बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।